हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे। जैसा कि हम जान रहे थे कि हम जो टॉपिक शुरुआत किए हैं बीपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए, उसमें हमने एजुकेशन वाले पूरे सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, पूरा डिटेल से कंप्लीट कर लिया था। हमने उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हम उसको कंप्लीट किए थे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा या डायरेक्ट सर्च कीजिए, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया था कि कला और स्थापत्य में, जो बिहार में एक विशेष टॉपिक था कला के क्षेत्र में, तो कला और स्थापत्य क्षेत्र में हम लेकर के चले थे। तो उसमें हमने शुरू किया था मौर्यकालीन स्थापत्य। मौर्यकालीन स्थापत्य शैली को हमने शुरू किया था। इसमें हमने एक क्लास कर लिया था। एक क्लास में हमने किया था कि मौर्य कला के बारे में थोड़ा सा समझा था। आइए एक बार पीपीटी पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि ये तो आपको मालूम है कि जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका मौर्य कला स्पेशल यहाँ पर कर दिया है, याद रखिएगा। फिर पाल कला हम पढ़ेंगे, फिर पटना कलम पढ़ेंगे और चित्रकला को मुख्य रूप से देखेंगे, है ना। हमने पिछले क्लास में देख लिया था मौर्य कालीन स्थापत्य कला को देख लिया था, राजकीय कला को के बारे में समझ लिए थे, जिसे जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त था। फिर लोक कला को हमने देख लिया था, जिसे जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था, ठीक है ना। उसको हमने बांट करके देखा था, एक चार्ट के माध्यम से हम बांट करके उसे देखे थे। कला को राजकीय कला या दरबारी कला, एक हमने लोक कला के रूप में बांट करके देखा था, जिसमें राजकीय और दरबारी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझा था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में डिटेल से हमने देखा था। फिर अशोक के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने ये इसके स्तंभ के बारे में पढ़ लिया था। स्तंभ के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ लिया था। ग्रीस का जो स्तंभ था उससे हमने तुलना भी कर लिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्तूप और गुफा के बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। अशोक कालीन गुफा का चर्चा करेंगे, दशरथ कालीन गुफाओं की हम चर्चा करेंगे। लोक कला में हम बात करेंगे मूर्ति कला की, तो इसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे मूर्ति कला पर, ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में हम यही चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम बताए थे कि हमने जितना पढ़ लिया था एक क्लास 1 में, वो पूरे हम डिटेल से यहाँ पर जो है देख लिए थे। आज का जो टॉपिक ये देखिए, जैसे क्या है ना, पिलर का दोनों के बीच जो हम अंतर देखे थे, क्या क्या दोनों के बीच अंतर है। ग्रीक स्तंभ और जो अशोक का जो स्तंभ है, दोनों के बीच क्या अंतर था, ये काफ़ी डिटेल से हम देखे थे। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी हम दोनों के अंतर को समझ लिया था, तो काफ़ी डिटेल से हम आपको समझा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच मौर्य कला में स्थापत्य निर्माण की संरचना। आशा करते हैं कि आप लोग को जो है वीडियो और ऑडियो सही से सुनाई और दिखाई दे रहा होगा। जितने भी दोस्त चैनल पर नए बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। कमेंट कर कर बताएं कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, क्या इसमें कोई त्रुटियां हैं या आपको कोई अच्छा लग रहा है। तो आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव कमेंट आएगा तो हम उसमें सुधार करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में कुछ अच्छा करके हम आपको देंगे। या आपको कोई सुझाव मिलता है या आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। आज की इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मौर्य काल में स्तूप निर्माण की संरचना को समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ना। स्तूप की निर्माण, जब अशोक ने कलिंग युद्ध जीता, उसके बाद जो अशोक का एचपी हुआ, हृदय परिवर्तन, है ना, उसके बाद वह जो है बुद्ध के प्रचार में लग गए थे, है ना। जो बौद्ध थे और जो आजीवन संप्रदाय थे, उनके लिए जो है, भिक्षुओं के लिए जो है, वे इस प्रकार के स्ट्रक्चर का जो है निर्माण किया। पिलर का भी हमने पढ़ा, स्तंभ के बारे में हमने जाना। तो स्तंभ बनाने का भी उनका मूल उद्देश्य था क्या चीज, प्रचार करना,
अपने उपदेशों को देना, अपने उपदेशों को जनता तक पहुंचाना, अपने जो नियम कानून है उसको जनता तक पहुंचाना, है ना, ये हमने देखा था। स्तूप निर्माण का भी जो है यही है, बुद्ध से हम इसको डायरेक्ट लिंक जोड़ेंगे, है ना, बुद्ध से इसको हम लिंक जोड़ करके देखेंगे स्तूप निर्माण। इसके साथ साथ जो आज के हम वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं, स्तूप निर्माण की चर्चा करेंगे और गुफा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके इस टॉपिक को समझते हैं। एक जो है मौर्यकालीन स्थापत्य का जो है एक बहुत ही यूनिक है। अब हम ये भी देखेंगे कि इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहासकार के अगर मत हम ऐड कर देते हैं ना वहाँ पे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। चलिए हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं स्तूप कला के बारे में। अगर हम चर्चा करें यहाँ पर कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला में स्तूप निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू था। विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल में स्तूप जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और धार्मिक अवशेषों के संरक्षण के लिए बनाए गए थे। किसके संरक्षण के लिए, तो धार्मिक अवशेषों के संरक्षण के लिए। किसकी धार्मिक, तो बौद्ध, है ना, बौद्ध से पूरी तरह जो है यह बौद्ध से संबंधित है। इसकी संरचना जो है विशिष्ट होती थी और इसमें महत्वपूर्ण भाग भी शामिल होते थे। तो हम पूरे भाग को समझेंगे। स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुंबदानुमा एक स्ट्रक्चर है, ऊपर में छत्र आप देख सकते हैं, हर्मिका देख सकते हैं, यहाँ पर जो गुंबदानुमा उसको अंड कहते हैं, मेधी देख सकते हैं, तोरण देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका वेदिका है तो वेदिका को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए अशोक स्तंभ लगा हुआ है, तो अशोक स्तंभ को हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक करके यहाँ पर समझेंगे कि क्या इसकी खूबियां हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि अंडाकार गुंबद या अंडा या अंडाकार भाग, ये जो आप देख रहे हैं अर्ध गोलाकार, ये जो अर्ध गोलाकार देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। तो इसे याद रखना है। एक मिनट, ठीक है ना। तो ये क्या है कि यह स्तूप का केंद्रीय भाग होता है। ऐसा भाग है यह स्तूप का केंद्र, मतलब मध्य में ये आपका है। इसके चारों ओर जो है वेदिका है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, गेट को जो है तोरण कहा गया है। ठीक है, ये मध्य भाग है तरह का, जिसे हम क्या कहते हैं, अंड कहते हैं या अंडा कहते हैं। अंडाकार ये होता है इसलिए उसको अंडा कहते हैं। इसमें बौद्ध अवशेष या पवित्र वस्तुओं को रखी जाती है। इसमें क्या रखी जाती है, बौद्ध अवशेष या पवित्र वस्तुओं को रखी जाती है। यह ठोस संरचना होती है जो मिट्टी, ईंट या पत्थर की बनाई जाती है। इसकी बनी होती है, मिट्टी का भी बना होता है, ईंट का भी बना होता है और पत्थर का भी बना होता है ना, ये है। इसके बाद हम देखते हैं हर्मिका। हर्मिका क्या है, ये जो अंडा है ना, अंडा, अंड के जो ऊपर वाले जो आप चौकोन देख रहे हैं, यहाँ पर लाइन खींचा हुआ चौकोन देख रहे हैं, ये आपका हर्मिका है। ठीक है, इसका क्या उपयोग है, देख लीजिए। यह अंडाकार गुंबद के ऊपर एक छोटा चौकोन प्लेटफॉर्म की तरह होता है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रतीकात्मक स्वर्गीय क्षेत्र के रूप में जो है माना जाता है। मतलब ये जो है इसका जो सिंबल है, इसका मुख्य गुण क्या है कि ये बौद्ध धर्म के प्रतीकात्मक स्वर्गीय क्षेत्र के रूप में इसको देखा जाता है, समझा जाता है। इसी के ऊपर जो है होता है चक्र या छत्रावली या छत्र कहते हैं। मतलब हर्मिका जो होता है, हर्मिका के ऊपर आपका होता है छत्र होता है, चक्र भी कहते हैं या छत्रावली भी कहते हैं। ठीक है, हर्मिका के ऊपर छत्र या चक्र होता है जो बौद्ध धर्म के 3 तत्व कौन कौन से है, बुद्ध, धर्म और संघ का प्रतीक है। याद रखना है, ये सब कोटेशन जो है अगर हम आंसर राइटिंग में करते हैं ना, लिखते हैं ना, तो काफी बेस्ट यहाँ पर हो जाता है। और चेहरा गर्मी ज़्यादा है, पसीना से भीग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये आपका जो है बुद्ध, धर्म और संघ, बुद्ध का जो उपदेश है, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, इसमें बुद्ध, धर्म और संघ का ये जो है प्रतीक माना जाता है। यह स्तूप की धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, यह स्तूप की जो है धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। तो ये हमने देखा, अंडाकार गुंबद या अंड को समझ लिया, हर्मिका को देख लिए, हर्मिका को समझ लिए, ठीक है ना, छत्र या छत्रावली को समझ लिए।
एक जब आंसर राइटिंग में अगर इस टाइप के स्थापत्य में अगर वर्णन करने को आ जाए तो एक मतलब रफ जो है हम बना सकते हैं, एक अर्धगोलाकार बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो एक चौकोन बना देंगे, इसके ऊपर एक और ऐसे बना कर करके एक चिन्ह ऐसे बना सकते हैं। आपको आशा करते हैं कि दिख रहा होगा, तो हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर देखिए छत्र लगा देंगे, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, तोरण लगा देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर तोरण लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से रफली जो है आपको इमेज अगर बना देते हैं ना तो आपका आंसर जो है और जबरदस्त हो जाता है, अगर रफली एक इमेज बना देते हैं तो, ठीक है ना। एक बार, दो बार, तीन बार मतलब कोशिश करेंगे, इतना सजा के नहीं बनाना है, रफली बनाना है, क्योंकि वहां पर टाइम का भी ध्यान रखना होता है, तो रफली काम करना है, ठीक है। ये हमने तीन चीज को समझा। आगे देख लेते हैं, चौथा चीज आपका है वेदी, जिसे कहते हैं परिक्रमा पथ करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, वेदी परिक्रमा पथ, ठीक है, परिक्रमा पथ, ये कथा है कि स्तूप के चारों ओर एक घेरा या बेदी बनाई जाती है। यह परिक्रमा करने के लिए बनाई जाती है, जिससे जो है श्रद्धालु स्तूप के चारों ओर जो है घूम कर कर पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में भी ऐसा देखा जाता है, हिंदू धर्म में भी सनातनी धर्म में भी ऐसा देखा जाता है कि मंदिर के जो है, मंदिर बना हुआ है, मंदिर के स्ट्रक्चर के, और फिर जो है पूजा अर्चन करने के बाद जो है मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। या गांव ग्राम में देखते होंगे जो यज्ञ होता है, यज्ञ या जग कहते हैं, ठीक है ना, ये होता है ना, तो जो मंडप बनाया जाता है ना, तो मंडप के चारों ओर घूमते हैं। या एक अगर प्राकृतिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो होता है ना बौद्ध वृक्ष का जो पूजा होता है, बरगद का शायद, या पीपल का पूजा करते हैं ना, तो उसमें भी चारों पट्टी घूम करके जो है धागे को बांधते हैं, है ना। तो ये घूमने वाली मतलब होता है, उसे क्या कहते हैं, बेदी कहते हैं। फिर ये आपका एक हो जाता है तोरण या प्रवेश द्वार, ठीक है, तोरण या प्रवेश द्वार। ये जो तोरण देख रहे हैं ना, ये प्रवेश गेट को हम गेट कहेंगे, ठीक है। ये कहता है कि स्तूप के चारों और चारों दिशाओं में तोरण होता है। यहाँ पर याद रखना कितने दिशाओं में, चारों दिशा में। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, चारों दिशाओं में है। इस पर बौद्ध धर्म से संबंधित कथाएं, मूर्तियां उकेरी होती है। सांची स्तूप के तोरण द्वार इस काल के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है ना। सांची स्तूप के जो तोरण द्वार है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद देखिए जो तोरण तोरण है, ये आपका देख लिए प्रदर्शनी पथ देख लिए, मेदी भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ जो आपका है, ये दोनों के मध्य में जो लास्ट वाला जो बॉर्डर बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, वेदिका हो जाता है। इतना हमने देखिए पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया। रफली एक मतलब इमेज क्रिएट कर लेंगे, है ना, पेन से या पेंसिल से जो भी हो क्रिएट कर लेंगे, तो ये आपका हो गया। अब देख लेते हैं कुछ स्तूप के उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे सांची का स्तूप, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में आपका है। भरहुत स्तूप कहाँ है, मध्य स्टेट में है। धमेक स्तूप कहाँ है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। बोध गया स्तूप आपका कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा। मौर्यकालीन स्तूपों की संरचना न केवल धार्मिक महत्व रखती थी, बल्कि स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। धार्मिक महत्व तो था ही, है ना, लेकिन यह जो है एक स्थापत्य कला के उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। उस समय इस स्तूप की नक्काशी और संरचना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सहायक रही। आगे देखिए चर्चा करते हैं स्तूपों का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है। महत्व को इसको समझते हैं, तो कुछ पॉइंट हम लिख करके लाए हैं। ये पॉइंट ही आपको अभी काम देगा। फिलहाल पॉइंट अगर याद रहेगा ना, तो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो एक सुर में हमें लिखना होता है ना। वहाँ पर कुछ लैंग्वेज ऐड करना होता है, लैंग्वेज के रूप में कुछ हमें ऐड करना होता है। बाकी अगर पॉइंट याद है ना, पॉइंट क्योंकि अब बीपीएससी भी काफ़ी स्ट्रक्चर अपना चेंज कर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने का मतलब है कि आपको एक निमित शब्द में लिखना है, निमित शब्द में लिखना है। केवल ध्यान क्या देना है कि जो फ्रेम होता है ना, शुरुआती जो फ्रेम होता है, उस पर थोड़ा सा लैंग्वेज का ख्याल रखना, ध्यान रखना है। लेकिन जो मुख्य टॉपिक है, विशेषता अगर पूछे तो उसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। जांचने वाले को अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, उनको मुख्य जो उनका डिमांड होगा वो मिल जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पॉइंट याद रखना है। बाकी लैंग्वेज सीखेंगे, ऊपर जो शुरुआत होता है
ठीक है। और नीचे जैसे जब हम उसको निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि देखिए इसी में हमने निष्कर्ष निकाला, स्तूप वाला निष्कर्ष निकाला, तो हमने क्या लिखा कि मौर्यकालीन स्तूप की संरचना न केवल धार्मिक महत्व को रखती थी बल्कि ये स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को भी दर्शाती थी। इन स्तूपों की नक्काशी और संरचना बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी सहायक थे। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीकात्मक महत्व था। यह बौद्ध धर्म का यह प्रतीकात्मक महत्व था कि स्तूप बुद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब बुद्ध की जो हुआ था ना निधन, उसको हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब देखिए ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न, जैसा कि ऊपर देखा हमने, बुद्ध, धर्म और संघ का प्रतीकात्मक है, प्रतिनिधित्व करता है। स्तूपों की संरचना बौद्ध धर्म के ध्यान और मोक्ष का अवधारणा दर्शाता है। बौद्ध धर्म में जो ध्यान है मतलब चारों ओर घूम कर करके या एक जगह स्थिर होकर करके बैठ कर करके, है ना। जब हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जानेंगे, या सारनाथ भी अगर आप जाइएगा या नालंदा घूमने कभी गए होंगे तो देखिएगा कि मतलब एक थोड़ा सा ऊंचाई कर करके जो है एक तख्ता टाइप का बना हुआ है बैठने के लिए, उसी पर मतलब बैठ कर जो है बौद्ध भिक्षु जो है अपने ध्यान करते थे। ठीक है ना, ध्यान करते थे। अब आइए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। स्तूपों में बुद्ध के अवशेष या उनसे जुड़ी वस्तुएं संरक्षित होती थी। यह बहुत ही मुख्य पॉइंट है, बहुत ही मुख्य बात। देखिए हमें शॉर्ट में लिखना है, हमें लॉन्ग में नहीं जाना। 38 नंबर का अगर 38 नंबर में मौर्यकालीन स्थापत्य को पूछ दे तो मौर्यकालीन में हमें बहुत सारा पढ़ना है। जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर में 2 पढ़ लिया, भवन निर्माण शैली पढ़ लिया, नगरीय शैली वहां पर पढ़ लिया। ठीक है ना, नगरीय शैली वहां पर पढ़ लिया। फिर इसके साथ साथ मतलब पिलर वाला पढ़ लिया, स्तंभ वाला पढ़ लिया, स्तंभ का तुलना किया हमने, तुलना किया। उसके साथ हमको ये भी स्तूप के बारे में भी वहां पर ऐड करना होगा। फिर इसके साथ साथ जो है स्तूप के साथ साथ वहां पर जो आगे देखें गुफाओं के बारे में ऐड करना होगा। फिर मूर्ति कला, लोक कला में चल जाएंगे तो मूर्ति कला को भी वहां पर ऐड करना होगा। इसके बाद हमें ऐड करना है तुलना, याद रखना है कि कैसे हम तुलना करेंगे, फारस से कैसे तुलना करेंगे, ग्रीस से कैसे तुलना करेंगे, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बात और जरूरी हो जाता है कि लेखकों का क्या विचार है, इतिहासकारों का इस पर क्या विचार है, या बौद्ध सॉरी जो विदेशी यात्री आए थे उनका इस पर क्या विचार है। मतलब ये सब पॉइंट मतलब आंसर में जो आपका बूस्ट करेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देख लिया, धार्मिक महत्व देख लिया, है ना। फिर देखिए बौद्ध अनुयायी जो है स्तूपों की परिक्रमा करके ध्यान और पूजा करते थे। ये स्थल ध्यान साधना के लिए जो है आदर्श है। बोध गया आप देखे होंगे ना, बोध गया आप अगर गए होंगे घूमने के लिए, नहीं गए हैं तो जाइए, देखिएगा तो वहां पर देखिएगा ना कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो चारों ओर घूमते हैं, ध्यान मग्न करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, और एक लंबा लंबा मतलब इसे घुमाने वाला होता है। घूमते जाएंगे ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे, उसको घूमते जाएंगे ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे। ठीक है, घूमिए, घूमना बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। फैक्ट है, याद रखना होगा इसे, स्थापत्य में याद रखना होगा। अशोक के महत्व को वहां पर हमें दर्शाना है कि अशोक ने क्या किया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि अशोक द्वारा जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या मतलब किया गया, विश्लेषणात्मक वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर यह याद रखना है। जब बौद्ध धर्म के प्रचार को देखेंगे तो समझेंगे कि अशोक ने जो है किन किन लोगों को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर अशोक के बाद जो आने वाले सभ्यता थे उनमें कौन कौन लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया। पाल में भी समझेंगे तो पाल में भी आपका, गुप्त में भी बौद्ध धर्म का ख्याल रखा गया। पाल में भी बौद्ध धर्म का ख्याल रखा, गुप्त में थोड़ा सा मतलब पिछड़ा, लेकिन पाल में थोड़ा सा ध्यान दिया गया इस पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या याद रखना है। स्तूपों की नक्काशी और चित्र बौद्ध धर्म के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन और निर्माण की घटनाओं को दर्शाता है।
भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान में स्तूपों का निर्माण, जिससे बौद्ध धर्म का जो है वैश्विक प्रसार हुआ। एक सवाल यहाँ पर यह उठ करके आ सकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में, और हम उस समय की बात करते हैं बौद्ध कालीन और बौद्ध धर्म के बाद के परिप्रेक्ष्य में, अगर यहाँ पर देखा जाए कि आज जितना प्रचार मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में ये हिंदू या अदर मतलब देख लिया जाए प्रचार नहीं हो पाया, उस समय जो है बौद्ध धर्म का प्रचार जो है बहुत सारे मतलब विदेशी देश में हुआ, और आज भी उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना, आज भी उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा एक डिबेट हो सकता है, ठीक है, और इस पर हम सोचेंगे कि आप लोग भी सोचिए, पॉइंट को सोचिए, ठीक। हम भी जो इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे कि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार इतना क्यों हुआ, क्या इसमें मतलब खासियत था, क्या इसमें गुण था, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्यों नहीं है। बड़े स्तर पर हम बोल रहे हैं, छोटे स्तर पर तो बोल सकते हैं कि खाड़ी देश में या यूरोप में भी मतलब हिंदू धर्म को अपनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं छोटे स्तर पर। लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो व्यापक रूप से बड़े स्तर पर जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है, भारतीय भी किए और जो समय विदेशी भी थे वो भी आए और इनके बारे में, बुद्ध के बारे में समझे, इनके उपदेश को समझे और इनके उपदेश को बाहर ले गए, है ना। और आज भी देखने को मिलता है, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, तिब्बत, ठीक है, ये सब में आपको देखने को मिल जाएगा बौद्ध, ये है। अब देख लेते हैं स्थापत्य कला का योगदान। स्तूपों की संरचना में अंडाकार गुंबद, हर्मिका, छत्रावली, तोरण द्वार शामिल है। सांची, सारण और बोध गया के स्तूप स्थापत्य कला के जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर स्तूपों का नक्काशी में जातक कथाएं और बौद्ध की जो है धर्म के प्रशंसा की गई, उकेरी गई है। जातक कथाएं पता है बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध के जो पिछले जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ठीक है। सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व। स्तूप को जो है शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह स्थल सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित किया जाता है। कई स्तूपों को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है ना। तो ये हमने स्तूप को जो है काफी डिटेल में, ये जो हमने अभी समय दिया आपको 22 मिनट समय दिया हम आपको, इस पर 22 मिनट में हमने देखा कि पूरे डिटेल से हम इसको समझें, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच, ये है गुफा निर्माण शैली। गुफा निर्माण शैली, इसके बारे में समझेंगे, कैसे बनाया गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, खूबियां क्या है, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गुफाओं के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। दरवाजा है, दरवाजा में कुछ लिपियां उकेरी गई है, उपदेश, कुछ रूल, नियम यहाँ पर लिखा गया है। अंदर में जाते हैं ना तो शांति, शांति का एक अनुभव होता है। बौद्ध भिक्षुओं और जो आजीवक संप्रदाय थे उनके लिए बनाया गया था, उनके विश्राम के लिए बनाया गया था, उनके ध्यान के लिए बनाया गया था। अंदर में जो एक इको साउंड की तरह मतलब गूंजता है, इसकी जो चमक है, पॉलिश है, काफी अतुलनीय है ना। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना वो, उसी जब बोलते हैं ना बुद्धम शरणम गच्छामि, एक बहुत ही सुंदर सा साउंड निकलता है, एक बहुत ही सुंदर सा साउंड निकलता है। तो ये बात को हमें समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, पिक्चर को देखना है और उसी ढंग से उसका हम वर्णन करेंगे, ठीक है।
आइए जानते हैं बारी बारी से, कुछ पॉइंट के माध्यम से जानते हैं कि मौर्यकालीन गुफा स्थापत्य भारतीय स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण चरण था, है ना। गुफाओं का निर्माण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। आदिकाल में जब शुरुआती दौर में देखते हैं, पाषाण काल में भी देखते हैं, भीमबेटका अगर बात करें, गुफाओं की बात करें, ठीक है, तो उस समय जो है पत्थरों पहाड़ों पर जो है जो कंदराएं बनी होती थी उसमें चित्रों को उकेरा गया था, है ना। लेकिन वो स्ट्रक्चर हाथ से नहीं बनाए, वो प्राकृतिक जो पहले से बना हुआ था उसी में रहते थे। लेकिन आगे चल करके इस दौर में अगर देखा जाए तो ये सबसे पहला साक्ष्य मिलता है गुफा निर्माण की। इसके बाद बहुत सारे गुफाएं आपको देखिएगा, एलोरा का, अजंता का, है ना, बहुत सारे गुफाओं के निर्माण को हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला साक्ष्य मिलता है इतिहास में गुफा निर्माण का, व्यक्तियों द्वारा निर्माण का, किसी खास उद्देश्य से। ये सब थोड़ा मतलब ब्रीफ जानकारी लेना, जैसे कि अगर हम अभी आपको बता दिए, पढ़ा दिए, पीपीटी आपको अवेलेबल करवा दिए, है ना। अब आपको क्या करना है कि जब बुक खोलते हैं एंशियंट का, जब आप बुक खोलते हैं या कोई बिहार स्पेशल अगर आपके पास बुक होगा, ठीक है, तो आप उसको पढ़िए एक बार। पढ़ पढ़ने के दौरान लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज को समझिए। एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज काफ़ी खूबसूरत है और आंसर राइटिंग में वही लैंग्वेज खोजता भी है। तो लैंग्वेज को हमें समझना है, ठीक है, यहाँ पर ये बात को ध्यान देना है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था। इसके बाद एक दौर चला गुफा निर्माण का, है ना, गुफा निर्माण का एक दौर चला। अब वो भी मैक्सिमम गुफा, जैसे कि अजंता की गुफा की बात कर ले, बुद्ध से संबंधित है। एलोरा की गुफा भी बुद्ध से संबंधित है। मतलब बुद्ध का प्रचार हुआ। अब क्यों हुआ, इस पर हम एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे। प्रसार कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, कारण क्या था, आज ऐसा क्यों नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं कि मौर्यकालीन गुफा स्थापत्य भारतीय स्थापत्य काल का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें चट्टानों को काट कर जो है गुफाओं को निर्माण किया गया था। चट्टान सोच आप जूम कीजिए बात को कि उस समय विश्व में उतना बड़ा तकनीक नहीं था, ठीक है। उस समय भी मतलब गुफाओं को काटा जाता था, एक बहुत बड़ा हॉल बनाया जाता, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हॉल बनाया जाता था। आज इसी काम को करने के लिए बड़े बड़े मशीन की आवश्यकताएं होती है। उस समय कोई भी कृत्रिम मशीन नहीं था, बस मानव श्रम के द्वारा ये सारी घटनाएं, क्रियाएं की जा रही थी, ठीक है। अब समझ सकते हैं, यह कला विशेष रूप से बराबर नागा अर्जुन पहाड़ी में देखी जाती है, जहां सम्राट अशोक और उनके उत्तराधिकारी दशरथ ने बौद्ध और आजीवक संप्रदाय के लिए जो है गुफाओं का निर्माण किया। बौद्ध और आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया। हम जब इसकी फैक्चुअल पार्ट की बात करेंगे ना, अभी तो हम डायरेक्टली केवल एकदम फुली मेंस पर फोकस कर रहे हैं। फैक्चुअल पार्ट की बात करेंगे तो आपको ये ढूंढ करके लाना कि आजीवक संप्रदाय के मतलब संस्थापक कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। जब फैक्चुअल बात करेंगे, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद एक नए वीडियो लेकर के आएंगे, इसमें हम फैक्चुअल बात करेंगे आप लोग के बीच, क्योंकि पीटी के एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नोटिफिकेशन भी शायद आने वाला ही है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, और क्वेश्चन के ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे। ट्रेंड तो बीपीएससी का समझ में नहीं आता है, जानते ही हैं। भाई साहब बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन तोड़ देंगे पूरा धर के इस बार, आने दो पहले, ये याद रखना है। तकनीकी निर्माण तकनीकी की प्रमुख विशेषताएं, चट्टानों को काटकर गुफा का निर्माण करना बहुत बड़ी विशेषताएं है उस समय के दौर का। प्राकृतिक चट्टान को तराश कर गुफा बनाई जाती थी, जिसे जिससे जो है वे अत्यधिक टिकाऊ होते थे। आज भी इसका साक्ष्य देखने को मिल रहा है, उतना पुराना इतिहास आज भी देखने को साक्ष्य मिल रहा है, और उसी रूप में देखने को हमें मिल रहा है ना।
अंदरूनी सतह पर चमकदार पॉलिश किया गया है। इनको एकदम काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। हम जो जितना भी पॉइंट आपको लेकर के आ रहे हैं ना, आप डायरेक्ट गूगल पर अगर सर्च कीजिएगा तो आपको इस टाइप से पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, या किसी का नोट्स में भी देखिएगा तो इस टाइप के मतलब पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, पॉइंट बाई पॉइंट दिए हुए और समझाए हुए। आप कभी सर्च मार कर देखिएगा गूगल पर, या अगर आप कोई किसी और टीचर को देखेंगे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे तो इस टाइप के पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप देखिए। वीडियो भाई साहब लॉन्ग जाएगा, और थोड़ा लॉन्ग वीडियो देखने का आदत डालिए, क्योंकि आप लोग जो है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग हैं, तो लॉन्ग वीडियो देखने की आदत डालिए और धैर्यता को बनाए रखिए, तपिए तपिए, ठीक है। तो ये चमकदार जो पोल था ना, ये काफी महत्वपूर्ण खूबी था उस समय के दौर से। हमने देखा कि पिलर, पिलर में भी एक पालिश है, गोलाकार स्ट्रक्चर, एकात्मक पत्थर, एक ही पत्थर बिना चबूतरा का, जबकि ग्रीस वाला हमने पढ़ा था तो चबूतरा पर था, टुकड़ा था, डिजाइन करा हुआ था, लेकिन ये एकात्मक तो चमकदार था। आज भी जस के तस उसी रूप में देखने को मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बराबर गुफाओं में विशेष रूप से चिकनी चमकदार पालिश देखी जाती है, जिसे मौर्य पालिश कहा जाता है, ठीक है। सरल लेकिन प्रभावी वास्तुकला, देखने में तो भाई सरल है, सिंपल मतलब बना दिए हैं, है ना, बाहर से देखने में कितना सरल लग रहा है, लेकिन अंदर से जो इसकी स्ट्रक्चर है वो भी सिंपल ही है, काट के केवल बनाया हुआ, लेकिन जो इकोसिस्टम इसका काफी बेस्ट है। हमने गया है, देखा है, इकोसिस्टम काफी इसका बेस्ट है। एक बार बोलिएगा ना, काफी अच्छा क्वालिटी में आवाज सुनाई देगा, एचडी क्वालिटी में आवाज सुनाई देगा। ये सरल लेकिन प्रभावी वास्तुकला गुफाओं का डिजाइन सीधा और कार्यात्मक है, जिसमें ध्वनि और निवास के ध्यान और निवास के लिए पर्याप्त स्थान रखा जाता है। धार्मिक उपयोग, ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध और आजीवक संप्रदाय के साधुओं यानी भिक्षुओं, निवासी और ध्यान करने के लिए बनाई गई थी। ध्वनि गूंजने की विशेषता देखिए, आ गया ध्वनि गूंजने की विशेषता। कुछ गुफाओं में ध्वनि गूंजने की विशेषता होती है, जिसे ध्यान और प्रार्थना में सहायता मिलती है। इकोसिस्टम प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं, सुदामा गुफा, याद रखिएगा, इसमें जो है अत्यधिक चिकनी पालिश और उत्कृष्ट ध्वनि गूंजने की विशेषता है सुदामा गुफा में। लोमस ऋषि गुफा, इसमें लकड़ी के स्थापत्य की नकल करते हुए जो है मेहराब बाद प्रवेश द्वार बनाया गया। कर्ण चौपर गुफा, यह आजीवक संप्रदाय से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गुफा है। कुछ अगर लास्ट अगर बात को खत्म करना है तो लिख सकते हैं, मौर्यकालीन गुफा न केवल स्थापत्य कला के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां को भी बढ़ावा देती, ये मुख्य बात हुआ। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इतिहासकार क्या सोचते हैं इन गुफाओं और स्तूपों के बारे में। अगर एक भी इतिहासकार के अगर हम याद कर लेते हैं नाम को, और उनके द्वारा थोड़ा सा क्रॉस याद कर लेते हैं, अगर वहां पर ऐड कर देते हैं, बहुत जोरदार आंसर हो जाता है। ये देखिए, श्री लूनिया, श्री लूनिया क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में युग प्रवर्तक है। हमारे पास ऐसे कोई प्राचीन अवशिष्ट स्मारक नहीं है जिसका संबंध मौर्य से पूर्व और भारतीय कला से है। मौर्य सम्राट असाधारण निर्माता थे। बीजी गोखले कहते हैं कि उनके अनुसार सम्राट अशोक के शासनकाल से ही प्राचीन और भारतीय कला का इतिहास विविधता प्रारंभ हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम कलाकृतियों में लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग कर किए। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज लिखते हैं, उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन स्थापत्य का उल्लेख किया और पाटलिपुत्र के भवनों और भव्यता की जो है प्रशंसा की। तो इस प्रकार से हमने दो समझ लिया आज के टॉपिक में, मतलब हमने तीन चार टॉपिक खत्म कर लिया मौर्य स्थापत्य का। अब एक टॉपिक मूर्ति कला बचा हुआ है, मूर्ति कला कला बचा हुआ है, लोक कला मूर्ति कला बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसका देखेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे कैसे हुआ, ये देखेंगे, और इसके साथ थोड़ा सा तुलना करेंगे।
विदेशों से। उसके बाद विदेशी लेखकों का क्या इसका मत है और भारतीय लेखकों का क्या मत है, दोनों को हम लेकर के चलेंगे। शायद इसका कल वाले क्लास में हम इंड करने को सोचेंगे कि मौर्य स्थापत्य जो है कल वाले क्लास में इंड हो जाए, खत्म हो जाए। हमने देखा कि क्लास 2 में जो है मौर्यकालीन स्थापत्य में स्तूप और गुफा के निर्माण को काफी ढंग से समझ लिया। जो सिलेबस डिमांड कर रहा है हम उसी को अभी देख रहे हैं। फ्री के लिए काफी स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को जो है शेयर, चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया आप हमें दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ठीक है।